आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में। मैं हूं अंजुम शर्मा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको देते हैं कोरोना वायरस के नए अपडेट्स की जानकारी और बताते हैं कोरोना से जुड़े नए मेडिकल रिसर्च और ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में जो कोरोना को हराने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे पता लगेगा कि हमारी इम्यूनिटी है कमजोर। जानेंगे क्या ऑक्सफोर्ड के ट्रायल रोकने का भारत पर भी पड़ेगा असर। समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोरोना वायरस के मरीज आत्महत्या करने पर हो रहे हैं मजबूर, और अंत में सुनवाएंगे बातचीत एक कोरोना सर्वाइवर से। लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,07,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 2 करोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं और फिलहाल पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। भारत की बात करें तो कोविड के मामलों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 44,65,000 को पार कर गई है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस भेदभाव और अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर ले जाती है, जो संघर्षों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दुनिया के सबसे कमजोर देशों में इस भेदभाव के परिणाम कोविड-19 के प्रभाव से अधिक घातक हो सकते हैं। फ्रांस में महामारी की दूसरी लहर अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। जुलाई में यहाँ काफी हद तक इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद ये फिर बढ़ने लगा और अब खतरनाक होता जा रहा है। बुधवार को यहाँ कुल 8,577 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान सस्ती स्टेरॉइड दवाओं से बचाई जा सकती है। इस रिसर्च पर अब WHO ने भी मुहर लगा दी है। संस्था ने कहा कि स्टेरॉइड दवाएं कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को दी जा सकती हैं। ये दवाएं संक्रमण से होने वाले मौतों का आंकड़ा 20% तक घटा सकती हैं। हालांकि इसे शुरुआती लक्षणों वाले मरीजों को देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी IIIM 3-4 फॉर्मुलेशन का क्लिनिकल परीक्षण कर रहा है। उसके जरिए कोविड-19 की दवा को विकसित करना संभव हो सकेगा। साथ ही बिना मशीन वाले नए किट का भी परीक्षण किया जा रहा है। किट के आने से देश में संक्रमण की जांच और आसान हो जाएगी। आयुष मंत्रालय और कई उद्योग इसमें शामिल हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत से आने वाले वो यात्री जो सिंगापुर के नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें उड़ान भरने से पहले 72 घंटे में कोरोना वायरस की जांच करानी होगी और साबित करना होगा कि वो संक्रमित नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका PLC की ओर से विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोकना पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इसे ट्रायल की नाकामी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो ये थी कोरोना से जुड़ी कुछ हेडलाइंस। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जब से कोरोना वायरस आया है, तब से हम सबकी वोकैबुलरी में नए शब्द जुड़े हैं। ऐसा ही एक शब्द जो लोगों की जबान पर चढ़ा है वो है इम्यूनिटी। सब चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, लेकिन सवाल है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन सबसे पहले उस व्यक्ति को होता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसी सिलसिले में मैंने सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन मेडिसिन डॉक्टर SP बयोत्रा को फोन किया और जाना कि कैसे पता लगे कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी कमजोर का मतलब होता है कि इम्यूनिटी एक डिफेंस पार्ट होता है हमारी बॉडी में। ये डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में देखो एक घर में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, एक जना है बीमार ही रहता है, एक ठीक रहता है। तो ये सारा दिस इज बिकॉज हमारी इम्यूनिटी होती है, जिसको हम डिफेंस सिस्टम होता है। जो हमारे बॉडी में ये डिफरेंट तरह के बचाव के लिए हमारी बॉडी एक सिस्टम एंटीबॉडीज बनाती है जो हमें इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। देन बाकी बॉडी में हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सारे हमें ये सारा एनवायरनमेंट और बॉडी के बाकी चीजों से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं।
कि अगर जिनको इम्यूनिटी कम होती है उनको बार बार रिपीटेडली इन्फेक्शन आते रहेंगे। इम्यूनिटी का जो सबसे बंदे का सबसे पहली निशानी यही होती है, उसको कोई इन्फेक्शन सबसे पहले उसको तकलीफ होती है। सबसे पहले जाते गला खराब हो जाता है, लूज सारा, छोटी सी पानी इधर पिया तो लूज मोशन लग गए, उल्टियां शुरू हो जाती हैं, बुखार हो गया छोटी छोटी बात पे भी। तो दीज आर भी ये साइन होते हैं। वैसा कोई टेस्ट, ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, टेस्ट होते हैं हम बॉडी में कर सकते, वो देख लेते हैं कितना है, बट उसके बिना भी पता चल जाता है कि जो लोगों को जट से इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी लो है। नहीं डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमको तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। कहने से क्या होता है, लोग के कहने से, तो मैंने जिनको कहने वालों को तो क्या क्या सफर करते हुए देखा है। तो लोग तो अपना डींग मारने वाली बात होती है। कोई भी इंसान ऐसा कह दे, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम होता है, दिस इज कहने वैसे नहीं, नॉर्मली उनको हाँ ये पता होता है कि मुझे छोटी छोटी बातों को कोई तकलीफ ही नहीं होती है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। हमारी सबको अपनी बॉडी का पता होता है। लेकिन कोविड के टाइम पे चेंज होता है मौसम। हाँ, लेकिन कोविड के समय में तो कोविड का तो इम्यूनिटी, कोविड के लिए तो वी नो कि जो डायबिटीज वाले होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ जो है बॉडी के सारे, इसमें शुगर ज्यादा होती है, बैक्टीरिया जैसे अटैक कर लेते हैं। डायबिटीज वालों के खून की सर्कुलेशन कम होती है, इसलिए उनको बार बार छोटी सी बात जब से इन्फेक्शन हो जाता है। तभी हम कहते हैं जिनको डायबिटीज होती है, हार्ट डिजीज होती है, किडनी डिजीज है, HIV का इन्फेक्शन है, कैंसर है, उनको ये बॉडी का ये बीमारी से ही बाकी बॉडी इतनी कम कमजोर होती है। तो जो कमजोर का मतलब होता है कि उनकी इम्यून सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे ही उनको जब से इन्फेक्शन कैच करते हैं, तो कोविड हो। हाँ जी। तो इसका क्या जो ब्लड रिपोर्ट से भी पता लग जाता है कि WBC? ब्लड रिपोर्ट में देखा, किसी को डायबिटीज होते हैं तो ब्लड से ही पता होगा ना, लगेगा। नहीं, मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। इम्यूनिटी भी जैसे इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम या डायबिटीज सेल्फ इम्यूनिटी को खत्म कर देती है। किसी को HIV हो तो वो खत्म, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि ब्लड टेस्ट करो पता लगे इम्यूनिटी खत्म हो गई, या उनको ऐसा नहीं होता कहीं। छोटे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं, वी कैन यू दैट टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दैट इज नॉट ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। दिस आर ऑल ऑफ अस नो कि जैसे HIV वाले जो होते हैं उनको HIV इम्यून सेल्स को ही थोड़ा खत्म कर देता है। CD4 सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी देते हैं, वो HIV में खत्म हो जाते हैं। डायबिटीज वालों का जनरलाइज ही सारी बॉडी ही वीक होती है, उनको जस्ट इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट करो लोग ही पता लगे इम्यून सिस्टम कम हुआ कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है कोई भी। अच्छा, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, नींद आ रही है, या फिर हवा चलती है तो प्रदूषण की वजह से उनको थोड़ा थोड़ा एलर्जी होने लग जाती है, ये थकान और एलर्जी तो दारा सिंह को भी एलर्जी थी, वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी इंडिया का, उसको जुकाम छोटा सा मौसम बदलता हो जाता था। मुझे इम्यून सिस्टम के आगे हमारी ये एलर्जीज होती हैं, एलर्जी इम्यून सिस्टम को नहीं बोलता, एलर्जी किसी को भी हो जाती है। वेरी हेल्थी पीपल, दुनिया के जितने हेल्थी लोग रहे हैं सभी को कोई ना कोई, बहुत सारे लोगों को जो एलर्जी होती है, सीजन चेंज होने से छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये कोई जुकाम के छींके से हमारा इम्यून सिस्टम की निशानी नहीं है। इम्यून की निशानी होती है इन्फेक्शन, बार बार छोटी छोटी बात में इन्फेक्शन कैच कर लेना। अब देखिए ना, अगर कोविड होता है, अब एक बारी घर के लोग 4 लोग, सभी लोग, अब शादी में लोग जाते हैं, कहते हैं सभी शादी में बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। खाना तो सभी ने खाया हुआ था, पर सभी 100% को तो नहीं हुआ ना। कुछ लोगों को नहीं भी हुआ। घर में ही आप देखिए कि हम सब इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठा सेम पानी पीते हैं, एक जने को टाइफाइड हो जाता है, एक जने को जॉन्डिस हो गया, सभी को तो नहीं हुआ, जबकि खाना तो सभी ने सेम खाया था। इस जस्ट मीन कि जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, उनको बॉडी का फाइटिंग पावर कम है, तो दे विल सफर। बाकी दूसरे नहीं करते हैं, बाकी की बॉडी उसको वो इन्फेक्शन को बाहर फेंक देती है, निकाल दे सकती है, एक्सक्रीट कर देती है। यानी ये सारी जो है ये वहम वाली बातें हैं कि ये थकान है या है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ऑल एक अपने आप को ढींगने मारने वाली बात होती है और कुछ नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल, लोग अक्सर बोलते हैं कि हम लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, दालचीनी खाते हैं, लौंग खाते हैं, वगैरह वगैरह, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं,
जो बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बॉडी के सिस्टम को मे बी पॉसिबली मे हेल्प द पर्सन। जैसे अभी हम कहते हैं कि किसी को इम्यूनिटी करने के लिए हम कहते हैं काढ़ा पी रहे हो, उसमें ये बेसिकली लोगों की इलाज यही होता है। इनको एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि ये डैमेज कर सकते हैं वेरियस ऑर्गन्स को, उनको ये छुटकारा दिला सकते हैं। दैट्स ओनली वन थिंग। तो अगली बार सोच समझ कर कहिएगा कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इन्फेक्शन अच्छों को हो जाता है, लेकिन इसके लिए अच्छा और हेल्दी खाना खाएं और एहतियात ज़रूर बरतें। अब बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस वैक्सीन का ट्रायल कर रही थी उसे अब रोक दिया गया है। मैंने आपको हेडलाइंस में भी बताया, वजह है कि एक वॉलंटियर बीमार हो गया। दूसरी तरफ भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का बयान आया कि ऑक्सफोर्ड ट्रायल रुकने का असर भारतीय ट्रायल पर नहीं होगा। क्या ऑक्सफोर्ड का ट्रायल रुकना वैक्सीन की राह में कोई बाधा है, या जब वैक्सीन बनती हैं तो ऐसा होता रहता है? इस बारे में मैंने बात की विज्ञान संबंधी खबरों पर नजर रखने वाले इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार ऋचिक मिश्रा से। अंजुम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल ब्रिटेन में रोका गया है, और इसलिए रोका गया क्योंकि वहाँ पे जो एक वॉलंटियर था उससे एक पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी, और वैक्सीन देने के बाद उसकी वो कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई। उसको ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी, तो उसके जो सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगे उसके बाद ट्रायल को रोका गया है। बट अगर हम भारत की या बाकी और देशों की बात करें, जैसे ऑक्सफोर्ड की जो दवा है उसका ट्रायल कोलंबिया, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो वहाँ अलग अलग वॉलंटियर्स होते हैं और हर देश का मौसम, वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी और वातावरण सब कुछ अलग होता है। वो इसीलिए अलग अलग देशों में इसका ट्रायल किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि वैक्सीन का असर किस स्तर पर हो रहा है और कितने प्रकार के लोगों पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो नस्ल है वो अलग हो जाती है। एक यहाँ पे नस्लवाद की बात नहीं है, बट अगर बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली बात करें तो ह्यूमन रेसेस में भी डिफरेंस होता है। अमेरिका, कोलंबिया लैटिन अमेरिका हो गया, और अमेरिका हो गया नॉर्मल नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और उसके बाद इंडिया। इन चारों जगहों पे आप देखेंगे तो इंसानों की जो रेस है वो अलग अलग है, नस्ल अलग अलग, और इससे दवा का असर भी अलग अलग होता है क्योंकि आपको वायरस का स्ट्रेन भी अलग अलग मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रिटेन में अगर कोई ट्रायल होता है तो भारत में भी रोक देनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन में प्रॉब्लम नहीं है। उस पर्टिकुलर वॉलंटियर के शरीर में एक बीमारी थी जिसकी वजह से वैक्सीन का ट्रायल रोका गया है। हो सकता है कि उस बीमारी का जो वायरस या पैथोजन हो या बैक्टीरिया हो या जो भी कंडीशन हो वो अचानक से उभर आई हो, तो उसमें वैक्सीन की कोई गड़बड़ी नहीं कह सकते। एक कंडीशन थी जिसकी वजह से वो रोका गया, बट उसका भारत पे या किसी अन्य देश पे असर नहीं होना चाहिए और ट्रायल को रोकना भी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स में गड़बड़ी आ रही है या फिर जो बीमारी हुई है उनको और उस वजह से वहाँ रुका है, क्या ऐसे में बाकी देशों में जो चल रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं नस्ल अलग अलग है, एकदम ठीक बात है, और कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहा है, वहाँ की रिपोर्ट्स में भी कुछ गड़बड़ी रिपोर्ट हुई है, तो क्या हमको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारे अभी ट्रायल्स रोकने चाहिए? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ट्रायल्स में अगर कुछ गड़बड़ी आई है, क्योंकि ये बड़ा आम सी प्रक्रिया है कि जब भी किसी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो अलग एक पूरे एज ग्रुप पे होता है, एक सेक्शन पे किया जाता है ट्रायल। मतलब 20-25 साल या 15 साल के आदमी से लेकर 65 साल तक के आदमी, तो और महिला पुरुष इसमें सारे शामिल होते हैं। सबकी हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है, तो वैक्सीन का उसी हिसाब से असर भी होता है। कुछ कम ज्यादा असर देखने को मिलता है, कभी कभी अच्छे प्रभाव दिखते हैं, कभी कभी दुष्प्रभाव भी होता है, और ट्रायल को बीच में रोकना भी एक साधारण सी प्रक्रिया है। जैसे ही उस समस्या का समाधान हो जाता है जिसकी वजह से ट्रायल रुका था, फिर वो ट्रायल आगे कंटिन्यू हो जाता है। अब जैसे कि भारत में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि आप हमें आपके यहाँ गड़बड़ हुई और आपने हमें बताया नहीं, क्यों ना आपके यहाँ ट्रायल को प्रतिबंधित कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए।
आप इतनी बड़ी संस्था है, दवाइयों को इतना अच्छे से जानती है, पहचानती है। हो सकता है कि पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ट्रायल में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी खबर हम लोगों को नहीं है, आम लोगों को नहीं है। ड्रग जो DCGI संस्था है उसको हो, तो अगर वो उस आधार पर कह रही है कि प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो ट्रायल को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है आप उसको नहीं रोक सकते। वो जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ ऋषि, जो ट्रायल को रोकना जो है, मतलब ये एक तो रूटीन एक्शन है, हम ये कहें तो कि कोई भी जैसे आप मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 54 साल या 52 साल पहले माफ कीजिएगा, पोलियो की वैक्सीन डेवलप की गई थी। और वो पोलियो की जो वैक्सीन थी वो बीच ट्रायल के दौरान, मतलब पूरी तरह से ट्रायल ढंग से हुआ नहीं था और उसको कई बच्चों को दिया गया, तो उसकी वजह से कुछ हजारों बच्चों की मौत हो गई थी और मतलब 15-16 हजार बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए थे। उसमें भी ऐसा हुआ था। उसके बाद ये रूल्स बनाए गए, ये नियम कायदे बनाए गए कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है, पुख्ता रूप से उसके वैक्सीन की सुरक्षा और उसके जो उसकी क्षमता है वो पुख्ता नहीं हो जाती, अच्छे से स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल चलते रहेंगे। बीच में रोकने पड़े, जरूरी हुआ तो रोकेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन फिर ट्रायल होगा। तो ये एक बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है, ये हर तरह के वैक्सीन में होती है। यानी कि वैक्सीन जो ट्रायल, ये एक तरीके से ट्रायल का हिस्सा ही है और आप तो अपने जो मानदंड है आप उनका पालन करते रहें। बीमार लोग हो जाते हैं, कभी कभार मौत भी हो जाती है और प्रक्रिया रुक जाती है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रायल मान लीजिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रोक भी देता है, तो आज की डेट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। वो सबसे बड़ी दवा कंपनी है जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि अगर दुनिया के 10 बच्चों को किसी भी तरह की वैक्सीन लगाई जाती है तो उसमें से 8 का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुआ होता है। तो ट्रायल रुक सकता है, बट जब भी वैक्सीन फुल एंड फाइनल बन करके बाजार में आएगी तो वो बाजार में लाने का श्रेय, उसके प्रोडक्शन का श्रेय, वो जो आप छोटी सी कांच की शीशी देखते हैं जिसमें वो दवा भरी हुई होती है, वो कांच की शीशी मंगाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और वो वैक्सीन उसको भर करके बाजार में बेचने का काम, लाने का काम वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है और वो वैक्सीन सबको मिलेगी। तो ट्रायल रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ट्रायल भारत में रोक दे, किसी और देश में शुरू कर देंगे। तो ट्रायल रुकने से ये अंदाजा लगाना गलत है कि ये वैक्सीन कारगर नहीं है। ट्रायल अभी जारी है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोरोना के मरीज सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आज तक रेडियो का पॉडकास्ट कोरोना कवरेज आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटिव डे। हर साल की तरह इस साल ये दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन और कोरोना ने कई लोगों की मानसिक स्थिति को इतना प्रभावित कर दिया है कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए अब विवश हो गए हैं। कई कोरोना के मरीजों ने आत्महत्या करने का कदम अख्तियार किया, यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स ने भी आत्महत्या करने की सोची। अब इस पर कोई सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन आपने ऐसी कई खबरें ज़रूर सुनी होंगी। जैसे पिछले महीने एम्स में कुल 10 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इसमें से 3 डॉक्टर्स भी हैं। रिसर्चर्स के ग्रुप का डेटा अगर माने तो 80 लोगों ने कोरोना से संक्रमित होने के डर से और अकेलेपन की वजह से आत्महत्या की है। इनमें से कईयों के सुसाइड नोट में कोरोना का जिक्र मिला है।
अब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो डॉक्टर से सलाह लें या अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, क्योंकि इस मामले में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर्स ऐसा कहते भी हैं। फिर भी इस मामले को और ज़्यादा समझने के लिए हमारे साथी राकेश परिदा ने बात की दिल्ली के डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से। प्रवीण जी, कई लोग हैं जो सुसाइड करने की मनस्थिति में पहुंच जाते हैं लेकिन मदद नहीं मांगते। अगर हम उनके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हैं तो उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग सुसाइड करते हैं या फिर जिनके मन में सुसाइड के बारे में सीरियस थॉट्स आ रहे हैं वो किसी से मदद नहीं मांगते। आमतौर पे दो भ्रम है लोगों के मन में। पहला भ्रम ये होता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो किसी को बताते नहीं है, वो मन में रखते हैं। और दूसरा भ्रम ये भी होता है कि अगर कोई सुसाइड के बारे में बात कर रहा है तो फिर वो करेगा नहीं। ये दोनों बातें लोगों के मन में रहती हैं। सच्चाई ये है, डेटा रिसर्च ये कहती है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उसमें से अधिकांश लोगों ने सुसाइड करने से पिछले हफ्ते में या फिर 1 महीने के अंदर इस बारे में या तो किसी क्लोज परिवार वाले को, दोस्त को या फिर अपने डॉक्टर को इस बारे में बताया होता है। तो ये जो बात बताई जाती है इसको कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से क्राई फॉर हेल्प है, एक तरीके से मदद की गुहार होती है। और उस बात को ध्यान से समझ के उस बात को एक्सेप्ट करके मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि आपने पूछा कि लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बात कर लेना मरीज से या फिर सिर्फ उसकी बात सुन लेना उसकी परेशानी को ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि लगभग 95% लोग जो सुसाइड करते हैं उनको किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी साथ में चल रही होती है। और अगर मानसिक बीमारी है तो सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा। मरीज को या पेशेंट को ले जाना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, और जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना पड़ेगा। अगर हम लोग इस बात को अपने अंदर रख लें, अपने मन में इस बात को पक्का कर लें कि अगर किसी भी व्यक्ति ने हमसे बात की है जिसमें आत्महत्या के विचार उन्होंने प्रकट किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं, तो हम उनको इमीडिएटली एनकरेज करेंगे किसी भी डॉक्टर से मिलने के लिए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने के लिए। प्रवीण जी, जो इस समय में एक कोरोना पेशेंट है या कोरोना वॉरियर है या फिर कोई ऐसा इंसान जो अकेला रह रहा है, तो ऐसे मामलों में स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, कोरोना उसमें आपके जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो वही रहते हैं, सेम रहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट देखिए बहुत ही जनरल सा टर्म है कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाए, और उसके जवाब भी काफ़ी जनरल से होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करके, कम्युनिकेट करके, लोगों से बात करके, अगर अकेले भी रह रहे हैं तो ऑनलाइन जुड़े रह के, सपोर्ट ग्रुप पाके, इन सब तरीकों से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकती है। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट के बियॉन्ड एक और चीज़ होती है कि यदि ये सब करके, ये बेसिक चीज़ें करके, देखिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, रेगुलर रूटीन में सोना अच्छी बात है, अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, लोगों से बात करना अच्छी बात है, बट कई बार ये सब करने के बाद भी चीज़ें खत्म नहीं हो पाती हैं, चीज़ें और सिम्टम्स बने रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सिम्टम्स बने रहे और आपके बेसिक चीज़ों से ठीक नहीं हो पाए तो नेक्स्ट स्टेप पे मेडिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है। ये आपने एक अच्छी बात पूछी कि अगर आप अकेले हैं तो क्या करें। अकेले में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से खुद पे आ जाती है कि आपको खुद से ही स्टेप लेना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके मनस्थिति खराब हो रही है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और आप अकेले हैं, तो आपको फिर या तो खुद से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का ज़माना आ गया है, लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको कन्फाइड करना पड़ेगा किसी करीबी के साथ, इस बात को डिस्कस करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं वही बोलूँगा कि यदि आप अकेले रह रहे हैं और आपको फ्रैक्चर हो जाए तो आप क्या करेंगे? या तो आप किसी को बुलाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर आप खुद से कोशिश करेंगे डॉक्टर के पास जाने की। जिस प्रकार से आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मैनेज करते हैं अगर आप अकेले भी हैं तो, वैसे ही अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी मैनेज करने लगेंगे तो फिर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। और जैसे ये आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो सुसाइड जैसी जो चीज़ें हैं उससे बच पाएंगे। क्या छोटे बच्चे भी सुसाइड का शिकार हो सकते हैं? अगर हाँ, तो बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सकता है? एक्चुअल में नहीं, बच्चों में सुसाइड जो है, देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, हो तो सकता है, बट आमतौर पर पाया गया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों में सुसाइड का रेट बहुत ही कम होता है, और क्योंकि वो उस चीज़ को उस लेवल पे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन होने को तो डेफिनेटली हो सकता है। मेडिकल साइंसेज में रूल्स नहीं होते हैं, तो आमतौर पे तो छोटे बच्चों में सुसाइड नहीं मिलता, बट हो सकता है। और समझाना के अलावा छोटे बच्चों में डिप्रेशन या किसी और मानसिक बीमारी के लक्षण पिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में कई बार लक्षण डिफरेंट टाइप से आते हैं। कई बार जैसे एक अडल्ट है तो वो आपको दिख जाएगा कि उदास है या फिर उसकी बातों से समझ आ पाएगा,
बच्चों में कई बार ये बात सिम्टम्स क्लियर नहीं हो पाते। ऐसे बच्चे कई बार चिड़चिड़ापन में चले जाते हैं, पढ़ाई करने से मना कर देते हैं, खेलने जाने से मना कर देते हैं, और कई बार वो चीज़ें समझ नहीं आ पाती है। तो अगर आपको अपने बच्चे में एक व्यवहारिक बदलाव दिख रहा है और दिख रहा है कि वो धीरे धीरे समाज से कट रहा है, या फिर वो जिन चीज़ों को करता था, जिन बच्चों के साथ खेलता था, जो चीज़ें करके एंजॉय करता था, वो सब नहीं कर पा रहा है, तो उन लक्षणों को पिक करके उस बच्चे के लिए एक मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रवीण जी, आजकल मानसिक बीमारी को कोई बीमारी नहीं समझता है, तो इस तरीके के पुराने ख्याल रखने वाले लोगों को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। देखिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने का एक ही तरीका है इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी आप भी जो कर रहे हैं, आप मीडिया में हैं, आप ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी प्रकार की चीज़ें अगर हम में से ज़्यादा लोग कर पाएँ, तो हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं ही कई बार मेंटल हेल्थ के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल देता हूं, और जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है। कई लोग लिखते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, आज पहली बार समझ आया कि मुझे बीमारी है, आज मैं डॉक्टर के पास गया। तो वो जो समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको लड़ने का एक ही तरीका है कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मानसिक बीमारी कुछ नहीं होती है, या फिर कोई कहता है कि ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं है, तो उनको डेटा दिखाया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई देखिए ये लक्षण होते हैं, ये कारण होते हैं, ये इलाज होता है। जब हम उनको समझाएंगे तो वो सुनेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ से कुछ गलत धारणा लेके बैठे हुए हैं। पहले जो बातें कही सुनी थी, उन बातों के बेसिस पे उनके मन में ये धारणा बैठी। अगर अब हम उन्हें नई बातें बता पाते हैं तो वो उस इन्फॉर्मेशन को भी ग्रैब करते हैं। हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि कई बार पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, और स्टार्टिंग में एकदम बच्चे के लिए वो कह रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, इसको बस जानबूझ से कर रहा है। बट जैसे जैसे इलाज के साथ बच्चा इंप्रूव होना शुरू होता है, या फिर पेशेंट इंप्रूव होना शुरू होता है, तो परिवार वालों का भी एटीट्यूड बदलने लगता है। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ऐसा पाया गया है कि मान लीजिए परिवार में एक व्यक्ति आया जिसको मान लीजिए डिप्रेशन था, अब उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। अब उसको ठीक होता देख के जो बाकी उसके जान पहचान के लोग हैं, उनमें हिम्मत आती है कि अच्छा ये तो बीमारी थी जो कि ठीक हो सकती है, और फिर वो लोग भी डॉक्टर के पास आना शुरू करते हैं। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव स्पाइरल है। अगर कहीं से भी शुरुआत की जाएगी तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसके 4 लोगों को और इम्पैक्ट करती है। जब लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति हेल्दी हो गया, तो उनको भी वो हिम्मत मिलती है कि या तो वो खुद अपने लिए हेल्प लें, या फिर अगर उनका कोई जान पहचान वाला है तो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड करवा पाएं। तो बात कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता। अब आपको एक बातचीत सुनवाते हैं 23 साल के मेहुल दधीच से। अपने परिवार से दूर मुंबई के रहने वाले हैं। पहले उनका रूममेट पॉजिटिव हुआ था, कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद मेहुल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए। मेहुल एसिम्टोमेटिक थे, यानी उन्हें कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे से। तो मेहुल जी, आप बताएं कि आप कैसे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे? मैं अपने ऑफिस के लिए कहीं होटल में स्टे कर रहा था, तो मैं अपने रूममेट के साथ वहाँ पे रह रहा था। तो हम में से काफी लोग उस टाइम पॉजिटिव थे, बट हाँ, मेरे को भी लक्षण नहीं थे और किसी और को भी नहीं थे। बट पहले मेरा रूममेट पॉजिटिव आया, फिर रूममेट के बाद मैं कुछ दिन, तकरीबन 4-5 दिन क्वारंटीन रहा। फिर उन लोगों ने मेरा टेस्ट किया, तो फिर मेरा टेस्ट उस टाइम पे पॉजिटिव आ गया। तो मतलब मैं कांटेक्ट में आ गया था मेरे रूममेट के। जी, तो आपको कोई लक्षण थे, जैसे खांसी, बुखार या फिर गले में खराश, ऐसे कोई लक्षण? नहीं, ऐसे मेरे को कोई किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं था। मैं बिल्कुल स्वस्थ था। अच्छा, ये एसिम्टोमेटिक था मतलब आपका? हाँ, एसिम्टोमेटिक था। तो फिर भी एसिम्टोमेटिक में मतलब कैसा लगता है आपको? जब आप कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तब आपको क्या लगा, पर आप एसिम्टोमेटिक थे? सर, मेन चीज है कि जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं और जब हम अकेले रह रहे होते हैं उस टाइम पे क्वारंटीन में, तो मेन चीज होती है उस टाइम पे हम खुद को संभाल लें, क्योंकि न किसी से बात करनी होती है, न बाहर निकलना हो पाता है, न कुछ खुद भी नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे मेन चीज है खुद को संभालना, क्योंकि इंसान आज के टाइम पे मोबाइल में और हर चीज में इतना खो गया है कि खुद के साथ उसको वक्त निकालने की आदत नहीं। तो ये चीज उस टाइम पे बहुत भारी पड़ जाती है उसके ऊपर। तो क्या आपने कोई ऐसा मानसिक तनाव महसूस किया, स्ट्रेस, डिप्रेशन? नहीं सर, ऐसा कुछ मानसिक तनाव नहीं था बेसिकली। बस ये कि कोई बात करने के लिए नहीं होता था, दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहो, इंसान एक ही चीज करे तो कितने बात करे। तो आपने इसे किस तरीके से मैनेज किया फिर?
क्या करते थे आप इसके लिए? इसके लिए मैं कोशिश करता था कि सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करूं, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। और उसके अलावा दिन भर किसी न किसी से फोन पे बात करते रहना। बेसिकली मैं कोशिश करता था कि मेरा मन बहलता रहे किसी न किसी तरीके से। जी, ये बहुत जरूरी है, तो ताकि जल्दी से जल्दी वो टाइम निकले। तो मेहुल, आप भी यंग हैं और हमारे जो युवा साथी हैं वो ये मानते हैं कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम तो घूमेंगे, या कई बार लोग मास्क नहीं पहनते हैं, खासकर युवा लोग वो ये मानते हैं। लेकिन आप भी युवा होके आप कोरोना का शिकार हुए। हाँ, ऐसा तो है, बट ये है कि हाँ, अगर हम घर के अंदर ही रहेंगे तो वो भी अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बाहर निकलना पड़ेगा, अपना काम भी करना पड़ेगा, इवन एग्जाम देने पड़ेंगे, या जॉब है तो जॉब भी जाना पड़ेगा जी। तो बेस्ट ये है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो पूरे तरीके से प्रिकॉशंस लें। जितने ज्यादा हम प्रिकॉशंस लेंगे उतना हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए ठीक रहेगा। तो जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि यही है जो तमाम नेगेटिव चीजों को आपसे दूर रखेगा। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। कोरोना कवरेज के अगले एपिसोड में आपके लिए फिर लेकर आएंगे कोरोना से जुड़े हर जरूरी अपडेट्स। आज के इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है राकेश परिदा ने, साथ में खुशबू ने हेडलाइंस ढूंढने में अपना योगदान दिया है। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।